हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि खान सर के द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया है 11,000 प्लस क्वेश्चंस का, इसी बुक का हम इस चैनल पर सॉल्यूशन करते हैं। और अभी तक हमने यांत्रिकी जो चैप्टर है इसका सेकेंड चैप्टर, इसमें एनर्जी का भाग है, इसमें 160 नंबर तक के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है और 1 बाई 1 क्वेश्चंस करके सॉल्यूशन किया है, एक भी क्वेश्चन छोड़े नहीं है, थ्योरेटिकल हो या न्यूमेरिकल हो। और उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, चैनल पर वो अवेलेबल है। तो पिछले वाले अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जा करके प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। और चैनल पर फर्स्ट व्यू अब आप देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अब डेली जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि आपको पता है कि हमने इस चैनल के माध्यम से जो स्टार्ट किया था तो बहुत सारे दिन हो गए, एक भी मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, क्योंकि मैं कुछ अपने पर्सनल काम से भी व्यस्त था। तो अब हमने फुर्सत मिली है तो हमने स्टार्ट किया है इसका सॉल्यूशन। तो चलिए बिना देर गवाए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। और 162 नंबर क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। तो 162 नंबर आपका जो क्वेश्चन है, कहा गया है कि किसी वस्तु का संवेग, ऑप्शन ए है कि केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बी है कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, सी है कि द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, और डी है कि केवल वेग पर निर्भर करता है। तो आपका 162 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कि द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। क्योंकि आपको पता है कि संवेग किससे कहते हैं, तो संवेग जो होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। और संवेग को इंग्लिश में जब बोलते हैं तो इसे मोमेंटम कहा जाता है। क्या? मोमेंटम, मोमेंटम कहा जाता है। ठीक है, तो मोमेंटम कहा जाता है और इसे पी से सूचित किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पी इजकल टू क्या होगा, एम इंटू भी, यानी कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो संवेग जो है यानी पी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि समानुपाती है किसके, भी का। यदि अगर भी बढ़ाया जाए तो पी भी बढ़ेगा, यानी भी अगर 4 गुना किया जाए तो भी पी भी जो है 4 गुना हो जाएगा। तो यही कहा गया है कि किसी वस्तु का जो संवेग है किस पर निर्भर करता है, तो द्रव्यमान और वेग पर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि द्रव्यमान का भी ये समानुपाती है, पी जो है समानुपाती है किसके, द्रव्यमान के। अगर द्रव्यमान भी बढ़ेगा तो जो है संवेग भी बढ़ेगा, यानी कि ये दोनों पर निर्भर है, दोनों पर डिपेंड है। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है किसी वस्तु का जो है संवेग। ठीक है, तो और इन्हीं दोनों के गुणनफल को, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 163 नंबर। 163 नंबर है कि पहले दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को पहचाना जाता है। अगर आपको देख करके किसी भी गाड़ी वाले इंजन को और बोला जाए कि ये बताइए कि ये पेट्रोल इंजन है कि नहीं है, तो उसे पहचानने के लिए एक जो तरीका होता है, क्या होता है कि स्पार्क प्लग द्वारा, यानी कि गाड़ी में अगर स्पार्क प्लग लगा है तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, कि सिलेंडर के आकार द्वारा तो नहीं, शक्ति के आवेश द्वारा नहीं, प्रचालन द्वारा नहीं, तो स्पार्क के द्वारा पहचाना जाता है कि कोई भी जो गाड़ी है पेट्रोल इंजन का है। और स्पार्क प्लग कैसा होता है तो आपको दिखाते हैं कि फिगर के द्वारा। तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसी तरह का होता है जो है स्पार्क प्लग। यहाँ स्पार्किंग करता है, तो यहाँ स्पार्किंग करता है, करंट देता है। जब इंजन को स्टार्ट किया जाता है तो ये गाड़ी आपका मूव करने लगता है, जो भी आइडिया होता है उसके द्वारा। तो आप स्पार्क प्लग को पहचान सकते हैं कि यही आपका स्पार्क प्लग होता है, जो बाइक में भी लगा होता है, आप देख सकते हैं, और वो पेट्रोल इंजन होता है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 164 नंबर क्वेश्चन है कि यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तन करते हैं। यांत्रिकी ऊर्जा को यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, परिवर्तित करते हैं किसके द्वारा, तो ऑप्शन ए है विद्युत मोटर द्वारा, बी है विद्युत इस्त्री द्वारा, सी है कि सीसा संचालन द्वारा, और डी है विद्युत जनित्र द्वारा। तो जब भी आपको यांत्रिकी ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना होता है तो हम यूज करते हैं विद्युत जनित्र द्वारा। विद्युत जनित्र का उपयोग कहाँ किया जाता है, साथ ही बता दें आपको कि आप पवन चक्की देखे होंगे कि इस तरह से कॉलम खड़ा होता है और इस पर 3 डैने वाला, 5 डैने वाला इस तरह से पंखा लगा होता है। ठीक है, और ये हवा द्वारा जब मूव करता है, हवा के द्वारा, तो हवा के प्रेशर के द्वारा जब ये गोल गोल घूमता है, रोटेशन करता है, तो इसके दौरान इसमें जो लगा होता है यहाँ एक
यंत्र लगा होता है जिसे विद्युत जनित्र कहते हैं, और यही इसी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो विद्युत उत्पन्न करता है। और ये जो विद्युत उत्पन्न करता है तो किसी किसी के घरों में जाता है, कहीं प्लांट में उपयोग किया जाता है, तो इस विद्युत का जो है उपयोग किया जाता है, फिर अलग अलग बांट करके ब्रांच बना करके। तो आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि विद्युत जनित्र देखने में कैसा होता है और इसका कार्य प्रणाली किस तरह से होता है। तो आप यहाँ फिगर को देख करके समझ सकते हैं कि ये जो पंखा है इसमें ये गोल गोल रोटेशन करता है, तो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिकी ऊर्जा उसमें उत्पन्न करता है, और यांत्रिकी ऊर्जा के द्वारा ये विद्युत ऊर्जा जो है प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिस तरह से आप बैटरी चार्ज कर सकते हैं या कोई भी कार्य कर सकते हैं एनर्जी से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका 165 नंबर कि प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत होगी। यानी मासिक की खपत कहने का मतलब कि एक माह में आपका कितना खपत होगा उसी को बताना है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि मासिक खपत पूछा गया है, तो डेली कितने घंटे यूज किया जाता है, तो 8 घंटे। तो 8 घंटे और कितने दिन के लिए निकालना है हमें खपत, जो मात्रक निकालना है, कितना खपत हुआ है, कितना मात्रा का खपत होता है, कितना यूनिट का खपत हुआ है, तो यूनिट को ही मात्रक कहते हैं। तो आप देखते होंगे कि मीटर के द्वारा अमीटर में देख करके जो बिजली लेने वाला व्यक्ति होता है, तो अमीटर में देख करके कि कितना आपका यूनिट ख़त्म हुआ है, और उतना ही यूनिट में अगर 5 रुपये यूनिट चल रहा होगा, 7 रुपये यूनिट चल रहा होगा, तो उतना में गुना करके आपसे उतना पैसा वसूल करता है। ठीक है, तो कितना यूनिट आप अपने घर का भी निकाल सकते हैं। तो 8 घंटे जलाया जाता है, तो 8 घंटे कितने दिन के लिए, तो 1 महीने के लिए, यानी मासिक खपत 30 दिन के लिए। 1 महीने में 30 दिन, तो 30 हो गया कि 100 वाट का बल्ब जलाया जाता है। 100 वाट का बल्ब तो इंटू 100 कितने बल्ब जलाए जाते हैं, तो 10 बल्ब जलाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें अब क्या करना है कि आपको 1000 से भाग दे देना है। 1000 से भाग दे देना है, तो किलोवाट घंटा बनाने के लिए तो 1000 से भाग दे देंगे यहाँ से, तो 3 जीरो कट जाएगा, यानी कि 30 × 8 कीजिएगा तो 8 के 24 यानी 240 यूनिट हो जाएगा, यानी 240 मात्रक। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ए में दिया गया है 240 मात्रक। तो आप इस तरह से अपना यूनिट निकाल सकते हैं कि आपके घरों में जो है 1 महीने में कितनी यूनिट खपत हुई है। तो देख सकते हैं 166 नंबर है कि शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है, यानी शुष्क सेल जो बैटरी होती है, आप एवरेडी बैटरी देखे होंगे या ड्यूरेसेल या बहुत सारी कंपनियों के बैटरी आ जाती है जो टॉर्च में या घड़ी में उपयोग किया जाता है, जिसमें 2 टर्मिनल होते हैं। तो फिगर से भी आप समझ सकते हैं, मैं आपको फिगर दिखा दूंगा या आप समझ रहे होंगे। तो उसमें जो एनर्जी स्टोर रहती है वो कौन सी एनर्जी स्टोर रहती है, वही पूछा गया है, संग्रहित होती है। तो ऑप्शन ए है यांत्रिकी, बी है वैद्युत, सी है रासायनिक और डी है ऊष्मीय। तो आपका जो एनर्जी स्टोर रहता है वो केमिकल एनर्जी होता है, यानी कि रासायनिक होता है। उसमें देखे होंगे कि एक ये जैसे कि बैटरी हो गया, और यहाँ टर्मिनल पर एक उभरा हुआ होता है, और यहाँ चपटा होता है नीचे, यहाँ प्लस टर्मिनल होता है, ये माइनस टर्मिनल होता है। तो इसके अंदर जो होता है सेल होता है, तो उस सेल में रासायनिक जो केमिकल मिला करके कुछ बनाया जाता है। इस तरह से बहुत सारे सेल होते हैं, और उसी में रासायनिक ऊर्जा जो इसमें एनर्जी स्टोर रहती है उसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। और याद रखना होगा कि ये जो होता है चार्जेबल नहीं होता है, ये एक बार अगर ख़त्म हो गया तो इसे अनलेस ये जो होता है इसका यूज़ दोबारा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका एक ही बार यूज किया जाता है, और जो कि शुष्क सेल कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सब देखते हैं। 167 नंबर क्वेश्चन है कि कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा क्या कहलाता है। कार्य करने में जो मानव शरीर में यानी कि एनर्जी जो स्टोर होती है उसे क्या कहते हैं, कौन सी एनर्जी स्टोर रहती है, कौन सी ऊर्जा संचित रहती है। तो उसी को क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है स्थितिज ऊर्जा, बी है वैद्युत ऊर्जा, सी है रासायनिक ऊर्जा और डी है नाभिकीय ऊर्जा। तो इस अवस्था में मानव शरीर में जो एनर्जी स्टोर रहता है वो होता है रासायनिक ऊर्जा, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा के द्वारा ही आप जब खाना खाते हैं तो आपके शरीर में जो एनर्जी स्टोर होती है रासायनिक ऊर्जा होती है, और उसी रासायनिक ऊर्जा को जब आप काम करते हैं तो वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे साइकिल चलाना, कोई भी कार्य करना, तो वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 168 नंबर। 168 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु का वेग दुगना हो जाता है तो इसका तो ऑप्शन नंबर ए है कि त्वरण दोगुना हो जाएगा, बी है संवेग दोगुना हो जाएगा, सी है गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, और डी है स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। तो 168 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा कि संवेग दोगुना हो जाता है। कब? जब वेग को दोगुना किया जाता है। अब कैसे, इन दोनों में संवेग और वेग में क्या संबंध है, तो आइए समझते हैं। तो आपको मालूम है कि संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम कहा जाता है और संवेग को पी से सूचित किया जाता है। किससे? पी से। और पी इक्वल टू क्या होता है? तो एम इंटू भी, यानी कि आप संवेग का परिभाषा भी जान रहे होंगे। किसी भी द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। वही चीज़ को इसे शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पी जो है, पी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी समानुपाती है भी का। यदि इस भी को दोगुना किया जाएगा तो पी भी दोगुना हो जाएगा, यानी संवेग भी दोगुना हो जाएगा। यदि वेग को 4 गुना किया जाएगा तो संवेग भी 4 गुना हो जाएगा। तो वस्तु का वेग दोगुना किया जाएगा, तो दोगुना किया गया है तो संवेग भी कितना गुना हो जाएगा? तो 2 गुना हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर बात करें कि सी क्यों नहीं होगा, तो मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया है और बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो पीछे वाले आप वीडियो को जा करके देख लीजिएगा कि वेग और गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी में और वेग में क्या संबंध होता है, किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। बहुत सारे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कराया है। तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर चैनल पर आप फर्स्ट हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप प्ले लिस्ट में जा कर के पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा और ऐसे क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करने के सीख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है। दो असमान यानी कि अलग अलग द्रव्यमान की कोई वस्तु है और उनकी लेकिन गतिज ऊर्जा जो है वो समान है, तो अधिक द्रव्यमान का आवेग क्या होगा? तो अधिक आवेग का जो अधिक द्रव्यमान वाला जो होगा वस्तु, उसका आवेग क्या होगा? तो कम होगा कि अधिक होगा, कि द्रव्यमान वाले के समान होगा, कम द्रव्यमान वाले के बराबर में होगा आवेग, कि अधिक गति वाली होगी, क्या होगी? तो आइए पहले समझते हैं कि आवेग किसे कहते हैं। आवेग किसे कहते हैं? तो आवेग किसे कहा जाता है? तो इम्पल्स कहा जाता है, जिसे आवेग कहते हैं। इंग्लिश में इम्पल्स बोला जाता है। तो आवेग को सूचित किया जाता है आई से, ठीक है, आई से। और आई बराबर जो होता है एफ इंटू डेल्टा टी होता है, एफ इंटू डेल्टा टी। यानी कि आप कह सकते हैं कि आवेग किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु पर लगाए गए बल, किसी भी वस्तु पर लगाए गए बल और बल लगाने के दौरान जितना समय की खपत होती है, जितना समय अंतराल होता है, उन दोनों के गुणनफल को, यानी कि बल और समय अंतराल के गुणनफल को ही आवेग कहते हैं। तो ठीक है, तो इस फॉर्मूला के माध्यम से आप बता सकते हैं कि आवेग का परिभाषा क्या, कि किसी भी पिंड पर लगाए गए बल और बल लगाते समय जो भी समय अंतराल होती है, उन दोनों के गुणनफल को आवेग कहते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पूछा गया है कि गतिज ऊर्जा समान हो और द्रव्यमान का आवेग क्या होगा। तो यहाँ तो द्रव्यमान आपको दिख नहीं रहा है, संवेग, यहाँ आवेग और द्रव्यमान का संबंध यहाँ नहीं दिख रहा है। लेकिन आपको मालूम होगा कि बल जो होता है, बल यानी F बराबर होता है एम इंटू ए, यानी द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं, यानी F इक्वल टू हम लिख सकते हैं ma। तो I बराबर जो हो जाएगा आपका, F के स्थान पर हम रखेंगे ma, तो m इंटू ए इंटू डेल्टा टी हो गया, यानी समय अंतराल। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि I जो है, I और m में क्या संबंध है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी समानुपाती है m के। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि यदि द्रव्यमान अधिक होगा तो आवेग भी अधिक होगा। अगर जिस भी वस्तु का आवेग जो द्रव्यमान है कम होगा तो उसका आवेग कम होगा। तो यानी कि यहाँ द्रव्यमान का आवेग क्या होगा? जब किसका पूछा गया है? तो अधिक द्रव्यमान का आवेग। तो अधिक द्रव्यमान का आवेग क्या होगा? अधिक होगा। तो अधिक होगा यानी ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है ज़्यादा होगा। तो बात एक ही है, ज़्यादा होगा या अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि
आवेग किसे कहते हैं, आवेग को किससे सूचित किया जाता है, आवेग बराबर क्या होता है, ठीक है। तो आवेग और द्रव्यमान में क्या संबंध है। तो अगर आप इस क्वेश्चंस को समझ गए हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 170 नंबर, और जहां अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप उसे पीछे करके वीडियो को फिर से देख सकते हैं, उसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। 171 नंबर है कि 171 नंबर है कि 1 किलोग्राम राशि का वजन है, 1 किलोग्राम कोई भी राशि है उसका वजन किसके बराबर होता है। तो 1 न्यूटन के बराबर कि 10 न्यूटन के बराबर कि 9.8 न्यूटन के बराबर कि 9 न्यूटन के बराबर। तो 1 किलोग्राम जो राशि होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। अगर क्वेश्चंस में आपका 9.8 न्यूटन नहीं दिया रहता तब आप 10 को टिक कर सकते थे, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू दिया गया है कि 9.8 न्यूटन, तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि 1 kg जो होता है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 172 नंबर कि जब हम रबड़ की गद्दी वाले सीट पर बैठते हैं अथवा गद्दे पर लटकते हैं, जब हम रबड़ की गद्दी वाले सीट पर बैठते हैं अथवा गद्दे पर लटकते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। तो ऐसी
तो आप यहाँ से फिगर में देख करके समझ सकते हैं कि फिश प्लेट क्या है और किस लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ फिगर में थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ ज्वाइंट रहता है, यानी कि ये वाला अलग भाग हो गया पटरी और ये पटरियाँ अलग भाग हो गया, और इन दोनों को क्या किया है, ये दोनों पटरियों को जोड़ा है। तो इसी को फिश प्लेट कहते हैं। जो आपको ये फिगर में दिख रहा है, मैं राउंड बना रहा हूँ, इसी को फिश प्लेट कहते हैं। और ये अलग अलग डिजाइनेबल होता है, अलग अलग आकृति में होती है। कभी कभी चौड़े भी होते हैं, कोई ये इस तरह से भी होता है, अलग अलग डिजाइनिंग में होता है ये। तो इसी को फिश प्लेट कहते हैं। तो इसका काम क्या है, दो पटरियों को जोड़ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में ही दिया गया है कि दोनों पटरियों को जोड़ रखना है, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बी है कि रेलगाड़ियों के दो डिब्बों में जोड़ना, ये बात गलत है। डिब्बों के पहियों को सही ढंग से निर्देशित करना, ये भी बात गलत है। और ऑप्शन डी है कि उपयुक्त सभी तो है नहीं, तो ये भी बात गलत है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 177 नंबर। 177 नंबर है कि इंजन से पावर आवेगों को स्थिर करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इंजन से जो पावर दिया जाता है, इंजन में ही तो पावर उत्पन्न होता है और आपके कोई भी वाहन जो होता है मूव करता है। तो इंजन से जो पावर आवेगों को स्थिर करने के लिए, यानी कि समय समय पर कम अधिक करने के लिए उसके आवेगों को क्या यूज किया जाता है, तो क्लच यूज किया जाता है। क्या, क्लच, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्लच। क्लच कैसा होता है तो आप देख लीजिएगा, अभी इसका फिगर हमें अवेलेबल नहीं है। तो क्लच आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम भी आपके सब्सक्राइब करने से मोटिवेट होते रहें। और अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब को देख करके हम मोटिवेट होते हैं, जिससे कि हमें मन करता है कि आगे आपके लिए हम कुछ करें और आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराएं। तो इसलिए आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178 नंबर कि एक रॉकेट और जेट इंजन भिन्न है, क्योंकि जो एक रॉकेट होता है और जेट इंजन होता है वो भिन्न है, अलग अलग है, क्योंकि। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि उनके कार्य सिद्धांत पूरी तरह से भिन्न है। बी है कि रॉकेट में सिर्फ द्रव इंजन प्रयोग होता है, जबकि जेट इंजन में ठोस ईंधन भी, ये भी बात गलत है। सी है कि रॉकेट में ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था उसी में होती है, यानी कि रॉकेट में जो ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है व्यवस्था उसी में होती है। तो ये बात सही है, क्योंकि जो रॉकेट जाता है अंतरिक्ष में तो ऑक्सीजन बाहर से वातावरण से मिलता नहीं है उनको, जो उसमें रॉकेट को चलाने वाले होते हैं। तो उनका जो ऑक्सीजन का व्यवस्था होता है वो रॉकेट के अंदर ही होता है। और इसी के साथ कहा गया है कि जबकि जेट हवा बाहर से वातावरण से प्राप्त करता है। तो जेट मतलब क्या, तो एरोप्लेन को ही जेट कहते हैं, यानी हवाई जहाज को, जिसमें हम यात्रा करके एक देश से दूसरे जगह जाते हैं। तो उसमें जो हवा का बाहर से ही वातावरण से प्राप्त करता है, तो ये बात सही है। और ऑप्शन डी में कहा गया है, यानी ऑप्शन सी तो सही है, लेकिन डी क्या कहा गया है कि रॉकेट किसी यान को अंतरिक्ष तक ले जाता है जबकि जेट नहीं। तो ये भी बात सही है। और रॉकेट जो है किसी यान को, यानी कि और मशीनिस्ट जो चीज़ होती हैं उनको क्या करता है, तो अंतरिक्ष तक लेके जाता है, यानी कि दूसरे जगह तक लेके जाता है। जबकि जेट जो नहीं, जेट दूसरे अंतरिक्ष तक नहीं लेके जाता है। ठीक है, तो इस अवस्था में यहाँ से आपको दिख रहा है कि दोनों सही है, सी और डी। तो ऑप्शन ए में देख सकते हैं आप कि यहाँ दोनों किस में है, तो ए में है, सी और डी, यानी कि राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कि सी भी सही है, डी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो डंडों की लंबाई क्रमशः 5.234 एंड 5.1 है, तो डंडों की कुल लंबाई, कुल लेंथ क्या होगी। तो कुल लंबाई की बात करें तो आपको सिंपल सा क्या करना है, इसको जोड़ देना है। यानी कि कहा गया है कि एक डंडा ये है जिसकी लंबाई 5.234 है, और एक डंडा ये है 5.1 के लेंथ का। तो मीटर में हो या सेंटीमीटर, कुछ भी यूनिट नहीं दिया गया है, तो सेंटीमीटर दिया गया है, क्योंकि आप ऑप्शन में देख करके पता लगा सकते हैं सभी में सेंटीमीटर है, यानी कि मालूम चल गया कि इसका जो यूनिट है सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सेंटीमीटर है। तो कुल लंबाई, यानी कि कुल लंबाई कहने का मतलब दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़िएगा तो 5.234, यहाँ पॉइंट को पॉइंट के सामने लिखा जाता है, तो 5.1 है, तो 5.1 पॉइंट के सामने पॉइंट हुआ,
दोनों को जोड़ेंगे तो 4321 3.10 यानी 10.334 ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी अंतर दी गई है, तो अगर ऑप्शन ए नहीं रहता तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाता, क्योंकि इसमें 10.33 सेंटीमीटर इसमें भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 180 नंबर। 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 1 मीटर धागे से छोर से बांध दिया जाता है। देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है सुपरवाइजर के लिए पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि सुपरवाइजर के लिए क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो 1-2 पेज में सॉल्यूशन होता है, शॉर्ट ट्रिक भी होता है क्योंकि कॉम्पिटिटिव में पूछा गया है, लेकिन काफ़ी टफ होता है और इतने लेवल तक हमें नहीं लेकर के चलना है। तो चलिए इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारे रेलवे ड्राइवर के लिए, रेलवे के लिए, रेलवे पायलट के लिए और टीटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिंड का भार शून्य नहीं होगा। पिंड का जो भार है कहाँ शून्य नहीं होगा, तो ऑप्शन ए है कि पृथ्वी के केंद्र पर। तो आपको बता दें कि पृथ्वी का केंद्र जो होता है, यहाँ कोई भी वस्तु जो है उसका भार शून्य हो जाता है। ठीक है, तो यह तो ऑप्शन होगा नहीं। बी जो है कि स्वतंत्रता गिरने के दौरान, तो स्वतंत्र रूप से कोई भी वस्तु को जब गिराया जाता है उस समय भी उसका भार शून्य माना जाता है। ठीक है, सी है कि ग्रहिक अंतरिक्ष में, यानी कि अंतरिक्ष की बात कही जाए तो आप तो वहाँ जानते हैं कि कितना भी बड़ा कुछ भी हो तो वहाँ जो होता है भार उसका पिंड का शून्य हो जाता है, जिससे कि वो हवा में इधर उधर मूव करने लगता है। ठीक है, तो अंतरिक्ष में वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, वातावरण भी नहीं बन पाता है, इसलिए वहाँ क्या होता है कि कोई भी पिंड जो है हवा के साथ इधर उधर तैरते रहता है। यह क्वेश्चंस कभी कभी पूछ दिया जाता है कि जब कोई भी अंतरिक्ष में मतलब ऊपर कि कोई भी तारा या पिंड टूटता है तो पृथ्वी पर आएगा कि हवा में लहराएगा कि नीचे गिर जाएगा कि कहाँ जाएगा, तो वो हवा में वो भी तैरते रहता है। इसलिए कभी कभी देखते होंगे कि पृथ्वी पर कभी भी टकराव नहीं होता है, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल क्षेत्र से बाहर रहता है। ऑप्शन डी है कि किसी घर्षणहीन सतह पर, तो यानी कि पिंड का जो भार है शून्य नहीं होगा। कहाँ शून्य नहीं होगा, तो ऑप्शन डी है सही कि किसी घर्षणहीन सतह पर हमारा जो है पिंड का भार शून्य नहीं होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो हमने कोशिश किया है कि एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन जितने भी पॉइंट बने उनका आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते जाए, तो आप समझ रहे होंगे। 188 नंबर देखिए कि चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है, तब में ऑप्शन ए है कि इसका द्रव्यमान परिवर्तित हो जाएगा, बी है इसका भार परिवर्तित हो जाएगा किंतु इसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा यानी अपरिवर्तित रहेगा, सी है दोनों यानी कि भार और द्रव्यमान दोनों परिवर्तित हो जाएंगे, डी है कि दोनों यानी द्रव्यमान और भार वही रहेंगे। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इसका जो भार है परिवर्तित होता है। कोई भी वस्तु का जो भार है अलग अलग जगह के अनुसार उसका हमेशा कभी भी भार परिवर्तित होता है, न कि उसका द्रव्यमान। और कोई भी दोनों वस्तु का जो है अलग अलग भले ही भार का हो, लेकिन द्रव्यमान इनका जो सेम होता है और भार अलग अलग होता है। 2 kg, 4 kg, 5 kg जो है इसका भार अलग अलग होता है। और साथ में आपको पॉइंट एक चीज़ बता दें कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो कोई भी वस्तु की बात करे जाए चंद्रमा पर यानी मून पर और अर्थ पर, तो अर्थ पर कोई भी वस्तु होगा और वो चंद्रमा पर जाएगा तो चंद्रमा पर वो अपने वजन का 6 भाग का 1 भाग के बराबर हो जाता है। यानी कि आपने नहीं समझा तो आइए समझते हैं कि जैसे कि 36 kg का कोई भी भार है और जब इसे चंद्रमा पर भेजा जाता है तो वहाँ जा कर के वो 6 kg के बराबर में लगने लगता है। और यदि कोई भी वस्तु है चंद्रमा पर तो उसे पृथ्वी पर लाया जाता है तो 6 गुना उसका भार जो है बढ़ जाता है। तो यानी कि यहाँ 6 kg है तो अगर अर्थ पर ले करके जाया जाएगा तो वहाँ 36 kg का हो जाएगा। इसलिए इसी पॉइंट से, इसी थ्योरी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि अगर अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाता है, मून पर जाता है, तो उसके पीठ पर अतिरिक्त भार क्यों बांध दिया जाता है। इसी के कारण कि भार जो है अधिक कम हो जाता है और वहाँ जाएगा तो डिसबैलेंस हो जाएगा, उससे चलने में घूमने में परेशानी होगी, तो इसलिए उस पर अतिरिक्त भार लोड कर दिया जाता है ताकि वो अपना बैलेंस बनाए रखे। ठीक है,
तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में आपको लेकर के आएंगे। तो इस चैनल पर आप बने रहें शुरू से अंत तक, इसके लिए आपको धन्यवाद। और इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो में आपने बने रहा शुरू से लेकर के अंत तक, इसके लिए आपको धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो के साथ अगले वीडियो में।